मैग्नेटिज्म पार्ट थर्ड में आज हम जानने की कोशिश करेंगे पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व। कल हमने देखा था कि अनुचुंबकत्व अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होता है। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्पिन और ऑर्बिटल मूवमेंट करते हैं या मोशन करते हैं यानी चक्रण एवं कक्षीय गति करते हैं तो चुंबकत्व पैदा होता है और रिजल्टेंट चुंबकत्व अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है। कल हमने देखा था कि अगर अनुचुंबकीय यौगिक या पैरामैग्नेटिक कंपाउंड को जब हम इस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लटकाते हैं तो क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो कि हम मानते हैं कि नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं, ये इस पैरामैग्नेटिक कंपाउंड जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइन कर देती हैं या व्यवस्थित कर देती हैं। लेकिन जैसे ही इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसे मैं H0 बोल रहा हूं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या जो चुंबकीय क्षेत्र ये लगाया गया है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इसको हटा लिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है ये फिर रैंडमाइज हो जाती है। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में यह यौगिक यानी अनुचुंबकीय यौगिक चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। लेकिन जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है वैसे ही फिर से ये चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। इसका कारण है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर या तापक्रम स्पिन रैंडमाइज कर देता है। इसका मतलब है कि जहां स्पिन मैग्नेटिक फील्ड में एक डेफिनेट डायरेक्शन में अरेंज थी, जैसे ही हमने ये मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो ये स्पिन डायरेक्शंस कुछ भी हो जाती हैं। इस स्टेट को बोलते हैं स्पिन का रैंडमाइज हो जाना। हमें मालूम है कि किसी भी अनुचुंबकीय यौगिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मान लीजिए अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूलर सिस्टम है या ऐसा यौगिक है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और युग्मित इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 20 हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि यह यौगिक अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, यह कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि पैरामैग्नेटिज्म डायामैग्नेटिज्म की तुलना में या प्रतिचुंबकत्व की तुलना में 1000 गुना ज्यादा लार्ज होती है। इसलिए भले ही किसी यौगिक में कितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हों, वो प्रतिचुंबकत्व नहीं दर्शाएगा यदि उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है।
अब यदि इस मैग्नेटिज्म को हम मैथमेटिकल रूप देना चाहें, क्योंकि अल्टीमेटली मैथमेटिक्स हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देती है, तो हम समझ सकते हैं इस इक्वेशन को डेल्टा H इज इक्वल टू बी माइनस H0, जहां पर B इंड्यूस्ड फील्ड है या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। और डेल्टा H इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस है या अंतर है। एक बार फिर से ध्यान से सुने कि B इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी किसी कंपाउंड को इस ट्यूब में रख के और हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जिसमें मैंने H0 कहा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में इस कंपाउंड को रखते हैं, तो या तो ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा या फिर ये डायामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। अगर ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके एक डेफिनेट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे, और इस व्यवस्था की वजह से इस ट्यूब के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स के लिए बाहर जो लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है उससे ज़्यादा होगा। उसका कारण है कि जो बाहर आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है वो चुंबकीय क्षेत्र तो इसके अंदर पहुंच ही रहा है, उसके अलावा ये टाइनी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण की वजह से, कक्ष की गति की वजह से यहाँ पर एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो कि एक्स्ट्रा होता है H0 के। इसे कहा हमने B। तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स के केस में ये B H0 के साथ साथ इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है वो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या इन कंपाउंड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है उसमें से अगर H0 को माइनस कर देंगे तो वास्तव में हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जो केवल इस कंपाउंड की वजह से है। ये डेल्टा H जो कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। क्योंकि इसमें B की वैल्यू H0 से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कंपाउंड इस ट्यूब में डायामैग्नेटिक है तो कल मैंने बताया था कि डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेंगे। और विरोध करने का क्या तरीका है कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस ट्यूब के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा। ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये इस ट्यूब में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा, इसलिए इस ट्यूब के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा बजाय मैग्नेटिक फील्ड बाहर के। क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, जिसे हमने कहा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसी स्थिति में हमारा डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स के केस में, क्योंकि B की वैल्यू H0 से कम हो जाएगी। आई रिपीट, B इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है
डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे, प्रेरित करेंगे, अतः ये इस मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेंगे और इस वजह से डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स के केस में मैग्नेटिक फील्ड इस ट्यूब में या इस कंपाउंड की वजह से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे हम बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कोई कंपाउंड अगर पैरामैग्नेटिक है तो उस केस में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा। उस केस में जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, वो इस कंपाउंड में से गुजरना ज़्यादा पसंद करेंगी बजाय वैक्यूम या निर्वात। यहाँ पर मान लीजिए निर्वात है तो इसकी तुलना में तो होगा ये कि ये अप्लाइड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपाउंड में से गुजरना चाहेंगी। ऐसा करने के लिए ये ट्यूब नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। कितना इसका वजन बढ़ता है उसको हम यहाँ पर इस तुला से मेज़र कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल बैलेंस मैंने यहाँ पर बनाई है, लेकिन आजकल नॉर्मली इलेक्ट्रो बैलेंस होती हैं, उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका वेट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। लेकिन डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स के साथ उल्टा होगा, क्योंकि डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेंगे। क्योंकि ये विरोध करेंगे तो अप्लाइड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इनमें से गुजरना पसंद नहीं करेंगी बजाय निर्वात के, तो ये वैक्यूम में से ज़्यादा गुजरना पसंद करेंगी। तो उस केस में ये इस ट्यूब को ऊपर की तरफ धक्का देंगी। अगर ये नीचे खींचती हैं तो ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, अगर ये ट्यूब ऊपर की तरफ जाती है तो ये डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। तो ये कितना हल्का होता है ये इस बात का द्योतक है कि कितना ज़्यादा डायामैग्नेटिज्म इस कंपाउंड में मौजूद है। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम अगर और आगे बढ़ाएं तो हम इसे लिख सकते हैं 4πi = b - h0, जहाँ पर I है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको समझने के लिए मान लीजिए ये 2 टॉर्च हैं। एक टॉर्च में 4 LED बल्ब्स लगे हुए हैं, जबकि दूसरी टॉर्च में 6 LED बल्ब्स लगे हुए हैं। तो हम बोलेंगे कि इन टॉर्च का जो ये एरिया है ये सेम है, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स ज़्यादा निकल रहे हैं बजाय इस टॉर्च के। इसलिए हम बोलेंगे कि जो ये सेकंड नंबर की टॉर्च है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी तीव्रता ज़्यादा है बजाय 1 नंबर की टॉर्च के। अब इसी इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस ट्यूब में एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड भरा हुआ है और वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड ऐसा है कि उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है पर मॉलिक्यूल। तो ये नीचे की तरफ खींचेगा, हम बोलेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। लेकिन अब हमने इस ट्यूब को खाली किया और दूसरा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड फिल किया। दूसरा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं अनपेयर्ड, इसलिए ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पैदा होगा, इसलिए ज़्यादा नीचे खिंचाव महसूस करेगा। हम बोलेंगे कि ये ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। तो कम और ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है।
इसको हम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे टॉर्च का एरिया था, ठीक उसी तरीके से हमारी ये ट्यूब भी डेफिनेट है। एक ट्यूब में कंपाउंड भरा तो उसमें खिंचाव कम महसूस हुआ, लेकिन उसी को खाली करके उसी ट्यूब में हमने दूसरा कंपाउंड भरा जिसमें कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा खिंचाव महसूस करेगा। हम बोलेंगे कि दूसरे कंपाउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो उसी को मेज़र करने के लिए हमने यहाँ पर टर्म लिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।